नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर एक नई क्लास यानी एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारे जो ऐसे यूट्यूब चैनल पर आपके जो भारतीय संविधान का निर्माण और हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सभी से संबंधित जो क्लासें हैं वो पहले हम लोग हैं जो किसी चैनल पर कर चुके हैं, आप उनको अच्छे से देख के सके हैं। और उसके बाद में आज हम मूल अधिकार की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा समझने में काफ़ी समय लगेगा। करने का मतलब यही है कि इसमें 7-8 क्लास आपकी हो जाएगी और यहाँ से प्रश्न अच्छे से बनते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपके लिए है जो कि बनाया है इस क्लास को। और मैं आशा करता हूं कि जो भी पीछे की क्लास है वो कई सारे नए स्टूडेंट हैं, बाकी सबने है जो कि देख ली होगी और रिवीजन भी करके आए होंगे। और इंडियन पॉलिटी के अंदर यही है कि जो टॉपिक हमें सेकंड ग्रेड के लिए जो सिलेबस में देखने को मिले हैं, उन सब में जो टॉपिक सारे हैं वो एक दूसरे टॉपिक से है जो कि मिले जुले टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण जो पढ़ा, उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात की है, जैसे मौलिक अधिकारों की बात की है। और उसी के साथ में जैसे मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी हम कह सकते हैं उनसे कुछ जुड़े हुए होते हैं और साथ में पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। जैसे भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख है आर्टिकल 12 से 35 तक, और उसी तरह हम साथ में जैसे हमने बात कर ली कि 12 से 35 तक जो भाग 3 के अंदर उल्लेख है मूल अधिकार का, और भाग 4 के अंदर है जो कि 35 से आगे चले यानी 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, वो आपके DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 4 में उल्लेखित है। फिर भाग जो 4 क जो नया जोड़ा गया था आर्टिकल 51 क जो मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपके संविधान के जो मूल विशेषता है उनमें भी मूल अधिकारों की कहीं ना कहीं बात हुई है। ऐसे करके ये सारे जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं इनके, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पीछे का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप अगर अच्छे से पढ़ करके आए हैं तब आपका जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात ये करती है भाई क्या टॉपिक है आज का हमारा, मौलिक अधिकार, और किस नाम से जाना जाता है इनको, मूल अधिकार के नाम से। क्या किस नाम से जानते हैं, मूल अधिकार। अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं इसको, फंडामेंटल राइट। राइट्स का मतलब अधिकार। देखो इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि अधिकार कहते किसे, व्यक्ति की जो मूलभूत हम कह सकते हैं आवश्यकताएं होती है, जो परिस्थितियां होती है जिसके माध्यम से वह अपना क्या कर सकता है, विकास करता है, जिसे क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। और अधिकार जो है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त होते हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त होते हैं। अब इस चीज को एक बार आप समझने की कोशिश करें। देखो मूल रूप से अधिकार जो है उनको अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक तो हो गया आपका संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और दूसरा कौन सा हो गया, विधिक अधिकार। जिसे विधिक भी कह सकते हैं, कानूनी भी कह सकते हैं और सांविधिक अधिकार भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आई ना।
कि अधिकार जो है वो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब बात करें कि संवैधानिक अधिकार और दूसरा है आपके विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार कौन से होते हैं दोस्तों? वह अधिकार जिनका निर्माण कहां से होता है भाई? विधि के द्वारा। जिनका निर्माण विधि बना करके कौन करेगी दोस्तों? विधि द्वारा संसद बनाती है। इन कानूनी जो निर्माण है, सांविधिक अधिकार जो है, इनका निर्माण कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, किसके द्वारा? विधि बना करके। और संवैधानिक अधिकार की बात करें, वह अधिकार जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? किनके द्वारा प्राप्त होते हैं? वह अधिकार जो संविधान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, संविधान द्वारा प्राप्त। ठीक है, अब इसमें बात कई बार हम ये भी बात करते हैं कि संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो भी संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो उल्लेख की बात करें तो इसमें मूल रूप से किसको रखा जाता है? मूल अधिकार को। किसको रखा जाता है? मूल अधिकार को। यानी मूल अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, वैसे बात करें तो आपके जो डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कैसे अधिकार है? संविधान में उल्लेख तो इनका भी है भाई। क्या इनको आर्टिकल नहीं मिले हैं या फिर भाग नहीं मिला है? भाग का मतलब हम कह सकते हैं भाग 4 मिला है। भाग 4 में आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 इनके आर्टिकल भी है। ठीक है, तो ये भी कैसा अधिकार है? एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अब बात करें तो मूल रूप से जो संवैधानिक अधिकार जिनका निर्माण कब से हुआ था? राज्य के नीति निर्देश के जो तत्व है ये बाद में जोड़े गए थे, और मूल संविधान जो संविधान सभा के द्वारा हम कह सकते हैं उस टाइम जो लिखा गया था उसी टाइम लागू किया गया था। तो ये इसमें है जो कि मूल रूप से मूल अधिकारों की बात होती है। अब इसमें दो प्रकार ये है। देखो, ये जो अधिकार है डीपीएसपी, ये व्यक्ति के अधिकार तो है। क्या दोस्तों? व्यक्ति के अधिकार है। और राज्य के क्या है दोस्तों? राज्य के कर्तव्य है। व्यक्ति के अधिकार हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। लेकिन बात यह है कि ये इस प्रकार के अधिकार हैं जिनको न्यायालय द्वारा हम कह सकते हैं एक प्रकार से सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा का मतलब ये है कि जिस चीज़ का हम कह सकते हैं उसको हाथ लगाने से हमें डर रहता है, तो मतलब वो चीज़ बहुत सेफ है। सेफ का मतलब ये है कि इन अधिकारों का, कौन से अधिकार? भाग 3 के अंदर जो उल्लेखित है, भाग 3 में कौन से? अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में जो उल्लेखित अधिकार है, इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं भाई। बिल्कुल दे सकते हैं ना। इसका मतलब यह है कि इसको हम कह सकते हैं इन अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। ठीक है, यानी ये वाद योग्य है। कैसे है भाई? वाद योग्य, यानी इनका अगर हनन होता है, हम कह सकते हैं इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हम वाद कर सकते हैं न्यायालय में, और ये हम कह सकते हैं न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब न्यायालय में जा सकते हैं। और ये है अवाद योग्य। अवाद योग्य ये है तो व्यक्ति के अधिकार, लेकिन राज्य के कर्तव्य है। और राज्य क्या करता है? अपने अनुसार इसमें योजना बना करके जनता के कल्याण के लिए काम करती है। और ये काम अगर राज्य नहीं भी करता है ना, तो क्या होता है कि हम वाद नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए क्या है? ये असुरक्षित है और इनकी है जो कि मूल रूप से सुरक्षा की जाती है। ठीक है,
और एक आधारभूत ढांचा के रूप में बात करें तो संविधान की मूल रूप से सुरक्षा कौन करता है भाई? न्यायपालिका करती है ना। इसलिए अगर सारी चीजें विधि पे छोड़ देना तो वो बेच खाती जाती है संविधान को, है ना। तो सबसे मूल रूप से बड़ा कौन होता है भाई? एक ऐसा संविधान जिसने पूरे देश को चलाने की जो शक्ति रखता है। नहीं तो फिर ये हम बात कर सकते हैं नए नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो आते हैं तो वो क्या कर सकते हैं भाई? चलो खैर आगे इनके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें भी हम बात कर सकते हैं संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको माना जाता है। और अब बात करें कि इसमें कौन सा अधिकार आता है? विधिक अधिकार। कौन से अधिकार भाई? विधिक मतलब यह है कि संसद जो है विधि बना करके उन अधिकारों को है जो कि क्या करती है, विधि के द्वारा निर्माण करती है संसद। जैसे आपके सूचना का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, और ठीक है। और आपके एक हो गया वो जो हटाया गया था इनमें से 7 में से संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब इसमें बात करें कि मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में कितने जो मूल अधिकार हैं उनको जोड़ा गया था। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो हम बात करें मूल संविधान में सात मूल अधिकार थे। ठीक है। फिर बात करें तो एक आपका जो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसमें संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया दोस्तों? इसको हटा दिया गया। और फिर क्या किया? इसको कहां डाला गया दोस्तों? विधिक अधिकार में डाल दिया। अधिकार तो यह है, लेकिन मूल अधिकार में से हम कह सकते हैं इसको हटा दिया। अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में मूल अधिकार कितने भाई? 6 मूल अधिकार। कितने प्रकार के मूल अधिकार है व्यक्ति के? 6 प्रकार के मूल अधिकार है। हटाया कौन सा गया भाई? हटाया कौन सा? संपत्ति का अधिकार। फिर बात करें तो कितने जो अधिकार थे, यानी आपके 1928 में एक समिति आती है, नेहरू समिति, जिसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और उसने हम कह सकते हैं ये जो मूल अधिकार है इनके समूह की बात की थी। तो कितने समूहों की बात की थी? उस टाइम अधिकारों की संख्या 8 थी, लेकिन लागू कितनों को किया था? 7 को लागू किया था। 1931 में आपके जो एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था कराची में, उसमें पहली बार 8 जो आपके जो मूल अधिकार है उनको स्वीकृति भी दे दी गई थी। और फिर कितने को? 7 को लागू किया था। और वर्तमान में है जो कि 6 मूल अधिकार है। ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया यहां तक? अधिकार। देखिए, अधिकार जो है व्यक्ति की आवश्यक परिस्थितियां जिसके माध्यम से वह अपना विकास कर सके। किस प्रकार का विकास भाई? विकास की बात करें तो विकास जो मूल अधिकार से व्यक्ति का जो विकास होता है
कैसा होता है? उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, और उसका मानसिक विकास होता है, उसका शैक्षिक विकास होता है। ठीक है, इन प्रकार से हम बातें कर सकते हैं विकास में। फिर बात करें अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। किन के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं? राज्य के द्वारा। अब राज्य की हम बात करें तो आपके जो आर्टिकल 12 के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी शुरू करेंगे तो ठीक है। इससे पहले नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य का मतलब आपके जो स्टेट है, स्टेट जैसे आपके राजस्थान, यूपी, बिहार है, जो भी, ये राज्य इसको नहीं कहते। राज्य ये एक संविधान की कुछ अजीब भाषा है जो आम व्यक्ति को हम पहली बार जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है। संविधान की कुछ जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम कहीं दूसरी राज्य में कहीं जाते हैं या फिर कहीं अलग संस्कृति में जाते हैं तो वो शब्दों का कुछ फर्क रहता है ना, उसी प्रकार से संविधान की कुछ भाषा का यहाँ पे फर्क किया गया है। और जैसे राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? राज्य का मतलब ये है जैसे कि भारत सरकार के अंदर बात करें, भारत सरकार में राज्य से क्या तात्पर्य हो गया? जैसे संसद है, समझ गया? राज्य सरकार में बात करें तो राज्य सरकार में राज्य किसको माना जाता है? विधानमंडल को। ठीक है, विधानमंडल को। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं आपके जो स्थानीय सरकार है, ठीक है, स्थानीय प्राधिकार, इसके अंदर आपके जो नगर पालिका है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, और आपके जो स्थानीय सरकार जो भी है ना, यानी वो क्या करती है? अपने राज्य के लिए क्या करती है? कुछ अधिकार लागू करती है, अधिकार बनाती है। तो ये मान्यता प्राप्त, जैसे संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं तो इसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है कहाँ से? भारत से। ठीक है, तो अब इनको लिखो आप। सबसे पहले आप लिखो, हेडिंग लगाओ ऊपर। ये चीज़ अभी लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी लिखवाया आपको राज्य के बारे में, ये हम आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ेंगे, मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ, मूल अधिकार, या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखो आप अधिकार डैश करके लिखो, व्यक्ति की आवश्यक परिस्थितियां जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास कर सके। मूल अधिकार जो क्या होता है? व्यक्ति की आवश्यक परिस्थितियां जो होती है, उस परिस्थितियों के दौरान उसमें हम कह सकते हैं अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपना जो विकास कर सकता है, करता ना। कुछ अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाए गए। फिर लिखो, अधिकार जो है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। किनके द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं? राज्य द्वारा। इस बात को ध्यान में रखना कि ये राज्य, संविधान की भाषा अलग है, यानी ये राज्य जो आपका स्टेट वो नहीं है। ठीक है, और अधिकारों के सामान्य प्रकार जिनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया संवैधानिक। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लो आप, और डैश करके इसमें एक इधर लिख दो संवैधानिक अधिकार, इधर लिख दो सांविधिक अधिकार भी कहते हैं, इसको कानूनी अधिकार भी कहते हैं, इसको विधिक अधिकार भी कहते हैं। सॉरी, आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने संवैधानिक अधिकार, और एक तरफ लिख लो सांविधिक या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। ठीक
ठीक है। अब बात यह है कि संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जो हम कह सकते हैं संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें रखा गया है मूल रूप से मूल अधिकार को। कौन से अधिकार हो गए? मूल अधिकार। ऐसे अधिकार जो संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो कौन से अधिकार कहलाते हैं दोस्तों? ठीक है, इनमें भी मूल रूप से मूल अधिकार हो गए। इनमें भी आपके संवैधानिक अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं, उनको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे एक डीपीएसपी हो गया और एक मूल अधिकार। लिख लिया यहां तक? ऐसे अधिकार जो संविधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसमें लिख लो जैसे मूल अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आ जाओ, पहला बिंदु लिखो। सांविधिक जो अधिकार है उसका निर्माण कौन करता है दोस्तों? विधि बना करके वो अधिकार बनाए जाते हैं संसद के द्वारा। संसद की विधि या अधिनियम द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकार। अधिनियम जब पारित हो जाता है तो क्या कहलाता है? अधिनियम। यानी उससे पहले कि वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। पहले विधेयक जब पेश होता है, उसके बाद में जब पारित होकर के अधिनियम बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? कानून बन जाता है ना। चलो नेक्स्ट दूसरा बिंदु लिखो। जैसे सूचना का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। एक बात यहां पे ध्यान में रखना कि मतदान देने का जो अधिकार है वो आपका कैसा अधिकार है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतदान देने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। क्या आपको वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। ठीक, अब बात करते हैं यहां पे वोट देने का अधिकार यानी मतदान करने का अधिकार आपका असंवैधानिक अधिकार है। वहीं अगर पूछा जाए कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना क्या संवैधानिक अधिकार है या असंवैधानिक अधिकार? वोटर लिस्ट यानी हम कह सकते हैं, वोटर लिस्ट किसको कहते हैं? मतदाता सूची, है ना। मतदाता सूची में अपना नाम अंकन कराना वह एक संवैधानिक अधिकार है आपका। ठीक है, जैसे आपकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है तो आपके जो हम कह सकते हैं संबंधित बीएलओ जो होता है उसको अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं वो देने के बाद में आपका मतदाता सूची में नाम अंकन हो जाता है। वो आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार है। उसमें नाम जुड़वाना आपका संवैधानिक अधिकार है। मतदान देना आपका एक हम कह सकते हैं किस प्रकार का अधिकार है? असंवैधानिक अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है, ये विधिक अधिकार है, ये सांविधिक अधिकार है। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया आपको। चौथा लिख दो, चौथा बिंदु लिख दो, संपत्ति का अधिकार। कैसा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ये कुछ नहीं लिखना। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, नॉर्मल तौर पे अगर एक बात आती है यहाँ पे कि मतदान का अधिकार, इसको नोट करके लिखो तो लिख लो चाहे। मतदान का अधिकार असंवैधानिक अधिकार है। वहीं दूसरी बात ये आती है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना कैसा अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये वैसे नोट करके लिखो तो लिख लो आप।
वैसे चलो आगे लिखवा दूंगा, ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब संवैधानिक अधिकार को भी हम दो भागों में है जो कि बांट करके पढ़ते हैं। देखो, संवैधानिक जो अधिकार है इनको भी हम मूल रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक तो हो गया आपके मूल अधिकार, कौन से अधिकार? फंडामेंटल राइट। और दूसरा हो गया आपका अधिकार। अधिकारों में मूल रूप से किसको रख सकते हैं? अधिकार का मतलब हम कह सकते हैं मूल अधिकार जो संविधान से हमें प्राप्त होते हैं, और अधिकार वही होते हैं जो मूल नहीं है, जिनका भाग 3 के अंदर उल्लेख नहीं है, जो विधि के द्वारा दिए गए हैं। सॉरी, विधि के द्वारा नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ये आपके जो मूल अधिकारों से बाहर है, ठीक है। मूल अधिकार है उनको ही हम कह सकते हैं जो आपके भाग 3 के अंदर है, जो किस प्रकार से हम कह सकते हैं संविधान के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। भाग 3 के अंदर मिलने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार, ठीक है। और अधिकार तो वैसे ये भी होते हैं, लेकिन बात क्या है? मूल रूप से बात इसमें क्या है? ये अवाद योग्य है। कैसे दोस्तों? अवाद योग्य है। और ये कैसे है भाई? ये वाद योग्य है, जो हम लोगों ने डीपीएसपी में पढ़ा है अच्छे से। ये वाद योग्य है, ये है अवाद योग्य। अब बात करते हैं कि भाग 3 से बाहर अधिकार कौन से हो गए? जैसे नीति निर्देशक तत्व। अब बात करें 3 से बाहर है तो किस भाग में है भाई? भाग 4 में। भाग 4 में कौन से आर्टिकल बात करता है इनके बारे में? 36 से 51, ठीक है। और मूल अधिकारों की बात कौन करता है भाई? वैसे हम बार बार आगे हम पढ़ने वाले हैं, भाग 3 के अंदर है, और आपके आर्टिकल आता है इसमें हम पढ़ेंगे 12 से 35। 12 से 35। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मूल अधिकारों की जो जैसे हम इसमें हैं आपके जो पूरे भारत के मूल अधिकार हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि एक बार इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन जानते हैं कि 1215 के अंदर जो हम बात कर सकते हैं आपके जो ब्रिटेन का संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है दोस्तों? एक अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब दोस्तों वहाँ का संविधान मूल रूप से जिस प्रकार से भारत का संविधान एक निश्चित समय में एक निश्चित निकाय के द्वारा बन करके जिस प्रकार से तैयार हुआ है उस प्रकार से उनका संविधान नहीं। और बात करें तो 1215 से हम कह सकते हैं वहाँ पे मूल अधिकारों के बारे में बातें चल रही है। इसी प्रकार से भारत के संविधान में पहले बात चर्चा की गई थी, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के अंदर अधिकतर जो लोग हैं वो वकील थे। जैसे नेहरू की बात करें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, सरदार पटेल की बात करें, ये सारे जो वकालत करके आ रखे थे, और वकालत भी कहाँ से करके आ रखे थे? बाहर से। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और ये बात किसने की थी? आइवर जेनिंग ने है, जो कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब इसमें बात करें तो मूल अधिकार जो किसी ने कहा कहीं से ले लेते, किसी ने कहा वहां से ले लेते। इस प्रकार कहा जाता है कि संविधान का सबसे आलोचित भाग माना जाता है मूल अधिकार को। इस पे 38 दिन 38 डेज इस पे है जो कि वार्ता चली थी। इसलिए मूल अधिकार जो है इसको सबसे आलोचित भाग माना जाता है संविधान का, ठीक है। 38 दिन बहस की गई थी। उसी दौरान हम कह सकते हैं आपके जो 1215 में ब्रिटेन की संविधान के अंदर अगर मूल अधिकारों की बात करें तो ब्रिटेन का सम्राट था जिसका नाम था जॉन नाम करके एक ब्रिटेन का सम्राट था, और वहाँ की जो जनता थी उनका प्रतिनिधि। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था दोस्तों? एक समझौता हुआ था, ठीक है। इस समझौते के अंदर बात करें तो जो अधिकारों का समूह था, क्या था दोस्तों? अधिकारों का समूह, उसका क्या नाम रखा गया दोस्तों? मैग्ना कार्टा। सुना अपने नाम, ठीक है। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन
और वहां की जनता के प्रतिनिधियों के मध्य हुआ समझौता, जिसे मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता है। यानी ये मूल अधिकारों से संबंधित जो तथ्य है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 1791 में यूएसए के द्वारा। तो पहली बात अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों की पहली बार बात किसके द्वारा की गई, किन के द्वारा समझौता किया गया, तो वो आपके ब्रिटेन के द्वारा। फिर बात करें तो वो लिखित नहीं था भाई, वो तो एक अधिकारों का समूह था, उनके द्वारा ऐसे बातचीत की गई थी। लेकिन आपके 1791 के अंदर यानी 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पहली बार लिखित संविधान के माध्यम से है जो कि लोगों को मूल अधिकार दिए गए। अगर पूछा जाए पहली बार लिखित संविधान के रूप में मौलिक अधिकार जो किस देश के द्वारा उनकी जनता को हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवाए गए, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान के मूल अधिकारों से हम कह सकते हैं प्रभावित है दोस्तों, किस संविधान से है, तो हम लोगों ने यानी भारत के संविधान में मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक है, ऐसे नहीं कि वहां से निकाल करके लाए, सेम हम कह सकते हैं वहां से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है जो 1895 के अंदर बात आती है आपके जो बाल गंगाधर तिलक का जो कौन सा विधेयक पेश किया गया था दोस्तों, स्वराज्य विधेयक। ठीक है, उनमें भी आपके मूल अधिकारों की बात की गई थी। मूल अधिकारों की नहीं, उसमें अधिकारों की बात की गई, उसके बाद में हम कह सकते हैं इसको मूल अधिकार माने गए। तो ये हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करें, उसके बाद में लिख लेना। ये लाइन समझ में आ गई। दूसरी बात है कि 1791 में यूएसए के द्वारा पहली बार लिखित संविधान के माध्यम से लोगों को क्या दिया गया दोस्तों, मूल अधिकार दिए गए। किनके द्वारा? यूएसए के द्वारा। फिर आप बात कर सकते हैं कि तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज्य विधेयक जो पेश किया गया था भारत के अंदर, अगर बात करें तो 1895 में पहली बार किसी अधिकारों के बारे में बात की गई। किस विधेयक के माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। किन के द्वारा की गई? आपके तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई? 1895 के अंदर। ठीक है, अब इसको आप लिखने की कोशिश करो या फिर एक बार लिखो मत आप, और समझते हैं 2-4 लाइन। देखो उसके बाद में आपके 1925 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा एक बिल पेश किया गया जिसका नाम क्या था दोस्तों? कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट इंडिया। ये क्या किया गया दोस्तों? पेश किया गया। और 1928 में नेहरू समिति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा अधिकारों का जो समूह की बात की गई, अधिकारों का, उसमें कितने अधिकार रखे गए थे दोस्तों? 8 प्रकार के अधिकार थे। ठीक है, और इन 8 को है जो कि हम कह सकते हैं जो कराची का अधिवेशन था उसके अंदर इनको स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी। लेकिन लागू कितने कर दिए गए थे दोस्तों? कितने किए गए थे? 7 लागू किए गए थे। यानी एक चीज हम बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, ये इन्हें जो अधिकारों के बारे में है। यानी 1928 में नेहरू समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? नेहरू समिति। जिसमें हम कह सकते हैं इस समिति के अंदर अधिकारों की बात की गई, और उनमें कितने अधिकारों की बात की गई दोस्तों? 8 अधिकारों की बात की गई। फिर नोट करके एक चीज लिख दीजिए आप, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत में मूल अधिकारों का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है दोस्तों? जन्मदाता नेहरू को ही माना जाता है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार कहा जाता है कि भारत में मूल अधिकारों का जो अग्रदूत या जन्मदाता, भारत में मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेहरू को कहा जाता है। फिर बात आती है आपके 1931 के अंदर कांग्रेस का एक जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन में पहली बार 8 मूल अधिकार जो थे उनको स्वीकृति मिल चुकी थी। और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल कर रहे थे। किसने की थी? सरदार पटेल ने। फिर बात आती है 1935 में। 1935 में 1935 के जो आपका भारत शासन अधिनियम था, उनमें मूल अधिकारों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। कहने का मतलब
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ना कि भारत का संविधान, जो इतना बड़ा जो संविधान हम लोगों ने निर्माण किया है, इसका निर्माण करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोटेशन दिया है कि भारत का संविधान लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसके अनुसार ही हम भारत की शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते थे। ऐसा क्यों कहा भाई? क्यों इसलिए कहा था क्योंकि भारत शासन अधिनियम में जो कितने 280 लगभग कुछ जो प्रावधान थे, उनमें से हम कह सकते हैं 250 एज इट इज हम लोगों ने जो कि भारतीय संविधान में उठा करके डाल दी। इसलिए इन्होंने कहा कि सारी चीजें 1935 के अधिनियम से हम लोगों ने ले ली, इसलिए भारत का संविधान नया लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत क्यों थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम, उसके अनुसार राज कौन कर रहे थे दोस्तों? ब्रिटिश सरकार। इसलिए हम लोगों के पास में एक भारत का एक हम कह सकते हैं लिखित संविधान हमारे पास में आ गया, एक निश्चित निकाय के द्वारा लिखा गया, सारा भारतीयों के द्वारा लिखा गया। और वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? भारत शासन अधिनियम, जो कि ब्रिटिश सरकार उसका संचालन कर रही थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान लिखा गया, और इसके बारे में बाबा साहब के द्वारा ये कोटेशन दिया गया था। ठीक है, तो अब आप ये भी लिख लीजिए। उसके बाद में एक शत्रु समिति आती है 1945 में। ठीक है, इन्होंने जो है अधिकारों को दो भागों में बांटा, एक तो वाद योग्य यानी एक है अवाद योग्य। पहले यहाँ तक लिख लो आप, न्यायोचित भाग और दूसरा अन्यायोचित। जिसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं वो न्यायोचित हो गए, और अन्यायोचित जिनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जैसे आपका डीपीएसपी। ये लिख ली थी आपने? नहीं लिखे? अच्छा ठीक है। अभी हेडिंग लगाओ नई एक, संवैधानिक अधिकार। क्या लगाएंगे दोस्तों? संवैधानिक अधिकार। इसमें दो इस प्रकार से बनाओ, दो बिंदु बना लो। एक तरफ लिखो आप मूल अधिकार, दूसरी तरफ अधिकार। एक तरफ मूल अधिकार, दूसरी तरफ अधिकार। मूल अधिकार के नीचे डैश करके लिख दो भाग 3 के तहत मिलने वाले अधिकार। भाग 3 के तहत मिलने वाले अधिकार, इसमें लिख दो भाग 3 से बाहर के अधिकार। शॉर्ट में लिख दो भाग 3 से बाहर अधिकार। इसमें लिख दो जैसे नीति निर्देशक तत्व। इसमें तो ये ऑटोमेटिक ऊपर लिख ही दिया हम लोगों ने मूल अधिकार। यहाँ पे हम अधिकार लिख करके और यहाँ पे लिख सकते थे मूल अधिकार, लेकिन एक ही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मूल अधिकार है तो मूल ही है भाई, इसमें क्या दोहराइए। ठीक है, नेक्स्ट आप एक हेडिंग लगाओ, इसमें लिखो मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें लिखो आप 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के, ये कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप ऐसे लिख दो ब्रिटेन के सम्राट जॉन व प्रतिनिधियों के मध्य, ब्रिटेन के सम्राट जॉन व प्रतिनिधियों के मध्य, प्रतिनिधि कौन से? जनता के जो प्रतिनिधि थे। लिखना चाहो तो इसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको लंबा चौड़ा ज्यादा बनाना नहीं है, अगर मैं लंबा बनाता तो मैं खुद भी ऐसे लाइन बना के ले आता ना। इसमें ऐसे लिख दो 1215 ब्रिटेन के सम्राट जॉन व प्रतिनिधियों के मध्य हुआ समझौता, जिसे मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा के नाम से, जिसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा के नाम से। नेक्स्ट बिंदु लिखो आप 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसे कहा जाता है? यूएसए को।
ठीक है। यूएसए द्वारा पहली बार लिखित संविधान के माध्यम से लोगों को मूल अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में अधिकारों का उल्लेख किया गया, या फिर देखने को मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आप लिख लो। यहां तक लिख लिया तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा एक बिल पेश किया गया, उसमें भी हम कह सकते हैं क्या था, बिल का नाम क्या था, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट इंडिया पेश किया गया। कब किया गया? 1925 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं 1928 में नेहरू समिति, जिसमें किसकी बात की गई? मूल अधिकारों की। ऐसे लिखो 1928 में नेहरू समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई, जिसने एक अधिकारों के समूह की बात की गई। और इसमें अधिकारों की संख्या थी, कोष्टक लगा के लिख दो, अधिकारों की संख्या थी 8। कितनी थी दोस्तों? 8। फिर नोट करके एक चीज लिख लो आप, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत में मूल अधिकारों का अग्रदूत या जन्मदाता नेहरू को माना जाता है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारत में मूल अधिकारों का अग्रदूत या जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? नेहरू समिति को माना जाता है। ठीक है। फिर बात यह है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार 8 मूल अधिकारों को स्वीकृति दी गई, और अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? सरदार पटेल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लिख लिया यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। एक समिति थी जिसका हम कह सकते हैं 1945 में शत्रु समिति के नाम से, उसने जो है अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया। एक कैसे अधिकार वाद योग्य, यानी हम कह सकते हैं न्यायोचित, इनके अंदर किनको रखा गया? न्यायोचित भाग को। और इनको हम कह सकते हैं गैर न्यायोचित, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। अब बात करें तो वाद योग्य जो अधिकार है, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए ये क्या हो गए? न्यायोचित हो गए। जैसे भाग 3। अब भाग 3 में आपको पता है कौन से आ जाते हैं भाई? ओनली फॉर मूल अधिकार। ठीक है, इसमें बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार आ गए। अवाद योग्य, गैर न्यायोचित कौन से हो गए?
इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दे सकते, जैसे कि भाग 4। भाग 4 में कौन से आते हैं? डीपीएसपी, यानी आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। उसके बाद हम बात करें संविधान सभा और मूल अधिकार। संविधान सभा में मूल अधिकारों के बारे में किस प्रकार से चर्चा की गई, किस प्रकार से संविधान में मूल अधिकारों पर बात की गई और किस प्रकार से इनको लागू किया गया। ठीक है, और कहाँ से ये संविधान के अंदर लिए गए हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं। और दूसरी बात ये भी है किस समिति के द्वारा इनको है जो कि इकट्ठा किया गया, इनके बारे में चर्चा की गई, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो संविधान सभा में जो मूल अधिकार है उनके लिए एक समिति थी। किनकी थी? सरदार पटेल की, जिनका नाम था, देखो मूल रूप से उनकी एक बड़ी समिति थी जिसका नाम था सलाहकार समिति। उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। अब इस सलाहकार समिति जो है इसकी 5 उप समितियां थी। कितनी दोस्तों? 5 उप समितियां थी, जिनमें से एक उप समिति का क्या नाम था दोस्तों, जो किससे संबंधित थी? आपके जो मूल अधिकार से संबंधित थी। इसकी 5 उप समितियां थी, जिसमें एक समिति मूल अधिकारों से संबंधित थी, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। सलाहकार जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? देखो इसमें अगर पूछा जाए सलाहकार समिति, इस बात का ध्यान रखना है। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, अब इस समिति की 5 उप समितियां थी। ठीक है, जिसमें से एक थी आपके मूल अधिकारों की समिति, मूल अधिकारों से संबंधित। अब इस समिति के जो है अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ये आप लिख लेना। वैसे फिर बात करते हैं कि संविधान के द्वारा 38 दिन तक मूल अधिकारों पर बहस की गई, इसलिए इसे संविधान का आलोचित भाग कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों को संविधान का आलोचित भाग कहते हैं, यानी भाग 3 को। मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग हो गया? भाग 3। इसको संविधान का आलोचित भाग कहते हैं। वर्तमान में आपके संविधान में कितने भाग है भाई? 25 भाग है ना, और मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग। चलो इसको नोट करो। चलो मैंने जो ये लिखा है आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, अब आप लिखो, हेडिंग लगा लो चाहे। 1945 की शत्रु समिति ने अधिकारों को 2 भागों में बांटा। पहला लिखो आप वाद योग्य, दूसरा लिखो अवाद योग्य। वाद योग्य में लिख दो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जैसे भाग 3 लिख दो आगे मूल अधिकार। ओके, इधर आओ, इसमें लिखो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जैसे भाग 4, इसमें लिख दो डीपीएसपी। फिर एक नई हेडिंग लगाओ, संविधान सभा में मूल अधिकारों के से संबंधित विचार, या फिर इतना लिख दो संविधान सभा व मूल अधिकार। संविधान सभा व मूल अधिकार, जिसमें सलाहकार समिति, इसमें डैश करके लिख दो। अध्यक्ष कौन थे इसके? सरदार पटेल। इसकी 5 उप समितियां थी। किसकी थी भाई?
सलाहकार समिति की, जिसमें से वैसे हम लोगों ने 500 के बारे में बात की थी, संविधान निर्माण के अंदर विशेषताएं जो थी उसमें विशेषताओं के अंदर बात की थी। और इसमें आप एक का नाम लिख लो सिर्फ, जिसमें एक समिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। फिर नेक्स्ट लिखो, संविधान द्वारा 38 दिन तक मूल अधिकारों पर बहस की गई, इसलिए इसे संविधान का सबसे आलोचित भाग कहते हैं। इसलिए इसे संविधान का सबसे आलोचित भाग कहते हैं। आवाज आ रही नहीं? आवाज वगैरह का कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ताकि मैं इसका बैटरी वगैरह चेंज कर लूं, है ना। चलो यहां तक लिख लिया क्या? ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकारों को हम कह सकते हैं कितनी श्रेणी जो थी उनको स्वीकार किया गया। कितनी श्रेणी थी दोस्तों? 7 प्रकार के, ठीक है। 7 मूल अधिकारों की श्रेणी को है जो कि क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा। फिर बात आती है संविधान का भाग 3। कौन सा दोस्तों? भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किन के बारे में संबंधित है दोस्तों? किन के उपबंध करता है? किन से संबंधित है? मूल अधिकारों से। तो नॉर्मल रूप से अगर बात करें मूल अधिकारों से संबंधित संविधान में भाग कौन सा है? भाग 3। अनुच्छेद कौन से की बात की गई है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसके बारे में उपबंध करता है? यानी मूल अधिकारों से संबंधित है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है, ठीक है। क्यों है दोस्तों 6? बात तो यहाँ पे आती है आपके जो संविधान सभा के द्वारा 7 श्रेणियों को हम कह सकते हैं स्वीकार किया गया, लेकिन लागू कितने को किया गया दोस्तों? 6 आपके 7 को, सॉरी हम कह सकते हैं 7 को लागू किया गया था, जिनको किसमें हम कह सकते हैं उल्लेखित किया गया? 12 से 35 आर्टिकल के अंदर। और वर्तमान रूप में है जो कि 6 मूल अधिकार है, जिसमें से एक कौन सा था? 7वां, संपत्ति का अधिकार, जो कि आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। फिर कहा गया कि भाई ये एक मूल अधिकारों के अंदर शामिल था, इसलिए ये कोई छोटा मोटा अधिकार तो है नहीं, इसलिए इसको बाहर तो कहीं क्यों फेंके, इसको कहाँ डाल देते हैं? विधिक अधिकार में। इसलिए संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा यानी आपके 1978 में इसको मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। इसलिए संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है वर्तमान समय में? कानूनी अधिकार। पूछा जाए संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में कैसा अधिकार था, तो वो था संवैधानिक अधिकार। इसलिए प्रश्न को समझने की कोशिश करें ना, है ना। मूल अधिकार जो है कहां से लिए गए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, यानी USA से प्रभावित है। मूल रूप से जो आपके जो हम कह सकते हैं 6 अधिकार है वर्तमान में, ये कहां से प्रभावित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल रूप से अधिकतर की बात कर सकते हैं, लेकिन 2 ऐसा अधिकार है, एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है जो कि आपका कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोनों USA से नहीं बल्कि हम कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार ये युगोस्लाविया से लिया गया है, युगोस्लाविया से। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये पोलैंड से लिया गया है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन मूल रूप से हम कह सकते हैं कहां से माना जाता है मूल अधिकार? आपके USA से। कहां से प्रभावित है मूल रूप से? USA से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात कर रहे थे, ये कहां से है दोस्तों? आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों कहां से है? ये आपके सोवियत संघ यानी रूस से। वर्तमान में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए 10-15, और जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं जो रूस माना जाता है उसका ना मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटी जो है हमारी, वो कहाँ से प्रभावित है? रूस से, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। फिर बात करेंगे हम मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मूल अधिकारों की विशेषताएं।
ये समझ में आ गया यहाँ तक? पहली विशेषता क्या है दोस्तों, ये एक विस्तृत भाग है। किसकी बात कर रहे हैं? भाग 3, संविधान का भाग 3। कैसा भाग है दोस्तों? एक बड़ा भाग है, जिस पे हम कह सकते हैं केवल एक भाग के लिए भी हम कह सकते हैं आपके जो 1.5 महीने का समय इस पे जो कि बहस करने में लगा है, इसलिए किस प्रकार से एक बड़ा भाग है, विस्तृत भाग है। ठीक है। और अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का उपबंध करता है। इसका उपबंध करता है दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35। इसको लिख लो या तो फिर यहां तक। यहाँ तक लिख लिया? ठीक है। यहाँ से लिखो आप, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों की 7 श्रेणियों को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकारों की 7 श्रेणियों को है जो कि क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या या फिर हम कह सकते हैं 6 श्रेणियां हैं। कोष्टक करके लिख दो इसमें। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और अब इसे लिख दो चाहे साथ में, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे में, नया कोष्टक बना के लिख दो या ऑब्लिक करके लिख दो। अब इसको कानूनी अधिकार माना जाता है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, लेकिन मैंने आपकी ये डाउट भी क्लियर कर दी। मूल रूप से सभी कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से पढ़ते हैं और अधिकतर वहीं से हैं। लेकिन 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, एक तो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो पोलैंड से लिए गए हैं, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो युगोस्लाविया से लिया गया है। बाकी सब कहां से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहां तक लिख दिया। फिर एक नई हेडिंग लिखो आप, मूल अधिकारों की विशेषताएं। इसमें एक लाइन लिख लो, बाकी हम आगे विशेषताएं पढ़ते हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। जिसमें पहली विशेषता लिखो आप, ये एक विस्तृत भाग है, संविधान का भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का उपबंध करता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये भाग आप भूल जाओगे। भाग मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, किन आर्टिकल के अंदर किया गया है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत जगह बहुत बार इस चीज़ को बोल दिया है, दोहरा दिया है ना। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से क्लास पूर्ण होती है वहाँ तक आपको चलते चलते याद भी हो रहा होगा साथ में, है ना। समझने के साथ साथ में आपके माइंड में फिट भी हो रहा है, मेमोराइज हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? मूल अधिकार जो है व्यवहारिकता पर आधारित है। जैसे स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? ये एक व्यवहार है, किसी से सम्मानजनक व्यवहार, किसी से सम्मान, किसी को हम कह सकते हैं आदर भाव करना, सम्मानजनक किसी को रखना, समान रूप से किसी को हम कह सकते हैं क्या करना चाहिए, है ना, किसी पे भेदभाव न करके समान रूप से रखना। तीसरी इसमें है जो कि आपके विशेषता है, मूल अधिकार आत्यंतिक या निरंकुश है। आत्यंतिक का मतलब पूर्ण है। क्या दोस्तों? पूर्ण है। सॉरी, हाँ, आत्यंतिक का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण का मतलब नहीं है। देखो समझ में आपको इस प्रकार से आएगा। मूल अधिकार आत्यंतिक का मतलब होता है पूर्ण। इन दोनों को एक बार आप ऐसे मिटा करके फिर ऐसे समझे, पूर्ण नहीं है दोस्तों।
क्या दोस्तों, पूर्ण नहीं है, इन्हें विशेष परिस्थिति में सीमित किया जा सकता है। सीमित का मतलब जिसमें आपके एक तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके शेष जो मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। तो जो मूल अधिकार सारे हैं वो पूर्ण नहीं है, बल्कि 20 और 21 को आप कह सकते हैं, ये जो दो आर्टिकल है ये पूर्ण है। देखो इसमें बात की गई है आपके 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। इनमें से दो आर्टिकल, एक तो आपका 20 और 21, ये अपने आप में दोस्तों पूर्ण माने जाते हैं। पूर्ण वही है कि जिनको किसी भी समय में, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, इनको तो हटा नहीं सकते, इनको रोक नहीं सकते, इनको निलंबित नहीं कर सकते, है ना। बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। इसलिए क्या है दोस्तों, ये आंतरिक या निरंकुश नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग है, आपको समझ में जल्दी से नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए तो मैं हूं ना, कहाँ दिक्कत है आपको, ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये अधिकार पूर्ण नहीं है। एक बार इसको कर देता हूं, ओके। पूर्ण नहीं है, इन्हें विशेष परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें दोस्तों, आपके राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके शेष मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक। विशेष परिस्थिति में संसद के द्वारा मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों, संसद के द्वारा। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति, ओके। फिर बात करें आपके जो मूल अधिकार वाद योग्य है, कैसे दोस्तों, मूल अधिकार है वाद योग्य, इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय में क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है। क्या ये एक विशेषता है मूल अधिकार की। इस प्रकार मूल अधिकारों का संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। तो मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा किस प्रकार से सुरक्षा की गई है दोस्तों, तो कोई व्यक्ति अगर मूल अधिकारों के लिए हम बात कर सकते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो किसके अकॉर्डिंग जाता है दोस्तों, किसके तहत जाता है, आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत अगर मूल यानी हम कह सकते हैं मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट पहुंचेगा, ठीक है। सीधा लिख देता हूं, कोर्ट। मूल अधिकार सामान्यतः दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति के है, नई शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आया यहां तक। नकारात्मक प्रवृत्ति कैसी है दोस्तों, नहीं होता है। जैसे मतलब आपके जो किस प्रकार से है कि अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, है ना, इस प्रकार से नहीं करेगा, तो इसमें नई शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से क्या दोस्तों, नकारात्मक प्रवृत्ति के है मूल अधिकार, ज्यादातर उसमें नई शब्द का प्रयोग किया गया। और छठा है, कुछ मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मूल अधिकार हो गए जो राज्यों के विरुद्ध किसको प्राप्त है दोस्तों, व्यक्ति को प्राप्त है। तो यहां तक लिखो दोस्तों। यहां तक लिखो। 2 नंबर लिखो, मूल अधिकार व्यवहारिक पर आधारित है, व्यवहारिकता पर आधारित है, जैसे स्वतंत्रता व समानता। चलो आप अपने आप लिखो, पानी पी लेता हूँ।
लिख लिया हो तो बताना। ये समझ में नहीं आया क्या? मूल अधिकार सामान्य कैसे, सामान्यता अगर बात करें तो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। और यहां पे क्या है, आपको सच बोलना है। दोनों में क्या चीज है भाई, अंतर क्या है? आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? सच बोलना है। तो ये भी क्या है, दोनों शब्दों में कुछ फर्क है, शब्दों में फर्क है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? सबका सेम निकल रहा है। लेकिन प्रवृत्ति कैसी है भैया? नकारात्मक प्रवृत्ति, जहां जिसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। देखो, आपको झूठ नहीं बोलना है तो भी आप सत्य है, और आपको सच बोलना है तो भी आप सत्य है। तो मतलब अर्थ दोनों का एक निकल रहा है, शब्द अलग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके अंदर जो भी उपबंध है, जो प्रावधान है, उनमें नहीं शब्द का ज्यादा प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लिख लो, कहां तक लिख लिया? चलो लिखो फटाफट इसको। लिख लिए तो बता दो कौन सा? ये 5 नंबर। मूल अधिकार सामान्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कोष्टक लगा के लिख दो। नई प्रवृत्ति, नई शब्द का प्रयोग होता है। छठा लिखो, कुछ मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता व समानता का अधिकार। सात नंबर विशेषता, अब ये आ गई 7 नंबर विशेषता। यानी दोस्तों 1.5 घंटे से ज़्यादा जा रही है हमारी क्लास की, आज की क्लास जो है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिख लिया ना कंप्लीट आपने? कोई थोड़ी ऐसा जिसने नहीं लिखा है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है, इसमें कोई बीच में मैंने नहीं लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने भी नहीं लिखा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नायक IAS एकेडमी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और उसमें मैं ये जो PDF, दोस्तों आप लोगों के लिए ये मैंने मेहनत की है, स्वयं ने मेहनत की है, टाइम निकाल करके। साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं क्लास के साथ, और ये PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नायक IAS एकेडमी के नाम से जो बना रखा है, उसमें आपको ये फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप प्रिंट करवा के पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप रिवीजन के लिए भी पढ़ सकते हैं इसको, जैसे आपका PC है, लैपटॉप, उसमें भी ओपन करके, फ़ोन वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आशा करता हूँ कि बहुत शानदार सेशन आपको लगा होगा। नेक्स्ट जो इससे आगे की क्लास है, इसे हम कह सकते हैं आगे का जो विशेषता है वो कल हम बात करेंगे उनके बारे में। और इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। तब तक के लिए राम राम।